नमस्कार दोस्तों, आज हमारा डे 3 है और इस डे 3 में हम जानेंगे बहुत सारी टॉपिक को। नहीं हम आंसर जानेंगे बल्कि और भी एक्स्ट्रा कुछ जानेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से व्यवसाय की वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है, यानी कि वैश्वीकरण को बढ़ाता कौन है? सबसे मेजर पॉइंट हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं यानी कि वैश्वीकरण करते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिनमें हमारी इक्विलिटी मोबिलिटी बनती है, यानी कि जो हमारी मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती है। जैसे आप देख सकते हो यूएसए की जो डॉलर है उसकी आप देख सकते हो कि वो बहुत मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा ₹1 $80 के लगभग है। तो यहाँ पे हमारी मुद्रा से हमारी जो डॉलर से जो हमारी रुपया है वो कितना पीछे है। तो जब जितना ज़्यादा व्यापार होगा तो उस देश की हमेशा जो वैल्यू है मुद्रा की, कैपिटल की, वो बढ़ेगी। उसके बाद में लेबर मोबिलिटी भी बढ़ती है, इम्प्रूव होता है ट्रांसपोर्ट भी, लोअर टेरिफ भी यहाँ पे बढ़ता है और मल्टीपल कंपनियाँ यहाँ पे जॉइन होती है और टेक्नोलॉजी भी इससे बढ़ती है। अच्छा, एक मान लो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई एक कंपनी है जो हमें कोई देती है बिस्कुट, और वो बिस्कुट देती है ₹5 में। कितने रुपए में? आप बोलेंगे ₹5 में ये बिस्कुट देती है। लेकिन अब ये ₹6 का भी दे सकती है और मजबूरीमंद हमें खरीदना पड़ता है। तो ये अपनी मनचाही वैल्यू हमको हमको दे सकती है। लेकिन मान लो कि अगर 10 कंपनियाँ हो गई और फिर वो ₹5-5 में दे और उनका लाभ नहीं हो, तो फिर वो क्या करेगी? क्योंकि कुछ समय बाद में तो वो खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या करती है कंपनियाँ, कोई कंपनी कहेगी मैं ₹4 में दूँगा, कोई कंपनी कहेगी ₹3 में दूँगा, तो हम 3 वाले से खरीद लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल कंपनियाँ जन्म लेती है और इससे हमको क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका मेजर जो लाभ है वो यहाँ पे होता है कि घरेलू बाज़ार की संतृप्ति, यानी कि हम अपने बाज़ारों में क्या करें, एक अच्छा जो संतृप्त है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे सुकर्णो किस देश के थे? तो जो राष्ट्रपति जो सुकर्णो थे वो इंडोनेशिया के थे। और इस बात से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 में भी जो गेस्ट आ रहे हैं वो प्रभाव सुबियांतो आ रहे हैं, और जो प्रभाव सुबियांतो है वो भी आपके इंडोनेशिया के ही हैं। तो ये करंट से जुड़ा गया क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि भारत में प्रवास के लिए दिए गए कारकों में से कौन से आकर्षक कारण यानी पुल फैक्टर नहीं है? यानी कि भारत में प्रवास होता है, एक जगह से जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रवास करना। तो प्रवास कर रहे हैं तो उसका पुल फैक्टर क्या होगा, क्यों हम जा रहे हैं, तो उसका अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि हिमालय एवं भारतीय थार रेगिस्तान में चरम जलवायु। देखिए, जो चरम जलवायु है उसका मतलब होता है कि कभी आंधी आ गई, कभी बरसात आ गई, कभी चक्रवात आ गया, कभी प्रति चक्रवात आ गया, कभी आपकी ठंड आ गई, कभी गर्मी आ गई। तो इस तरीके की जब जलवायु में चेंजेस होते हैं तो उसको बोलते हैं चरम जलवायु। तो दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी हो रही है तो लोग यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं। तीसरा है कि महानगरों में रोजगार की उपलब्धता है तब हम यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में गरीबी है इसलिए कर रहे हैं। और जो पांचवा है वो कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं हैं। देखिए, अगर हम सी की बात करें तो बिल्कुल है कि महानगरों में रोजगार है इसलिए हम उधर की ओर जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो ई है, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा ही बहुत ज़्यादा है। आप भी देख सकते हो कि जो मेन कोचिंग स्टूडेंट है वो आपको शहरों में ही मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ जो स्टूडेंट है वो भी उधर जाते हैं और स्टूडेंट के कारण उनके माता पिता भी उधर प्रवास कर लेते हैं। तो ये भी एक पुल फैक्टर होता है, जो ई होगा वो भी नहीं होगा। तो उसके बाद में आता है कि तो चरम जलवायु होने का मतलब है कि हम प्रवासन कर ले, नहीं, ये यहाँ पे फैक्टर नहीं होता है। चरम जलवायु तो यहाँ पे अच्छा भी है, खराब अच्छा ही है एक तरीके से। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है क्या? तो चिकित्सा सुविधाएं कोई हम नहीं देखते हैं, तो ये यहाँ पे एक गलत हो जाता है। उसके बाद में डी वाला ऑप्शन देखिए, ग्रामीण भारत में गरीबी है। तो ग्रामीण भारत में गरीबी होगी तो हम शहरों में कैसे चले जाएंगे? शहरों में तो और ज़्यादा गरीबी होगी यहाँ पे, तो हम नहीं जा सकते। क्योंकि शहरों में गरीबी इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ का पैसा डबल लगेगा। तो मान लो आप वहाँ पे रह रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको कमरा भी लेना पड़ेगा, ज़मीन भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको पानी एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो जुड़ जाएगा। तो वहाँ पे तो और ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, ए बी डी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो वह क्या करती है? यानी कि जब सरकार को मुद्रा बढ़ानी होती है तो आप क्या करोगे? तो सरकारी क्या करती है, सरकार बॉन्ड खरीदती है। अच्छा, सरकारी बॉन्ड खरीदती है क्या? तो सरकार बिल्कुल सरकारी बॉन्ड खरीदती है। क्या होते हैं? तो देखिए, जब सरकारों को अपनी खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैसे जुटाने की आवश्यकता होती है। मान लो कि सरकार कोई प्रोजेक्ट कर रही है और सरकार के पास में से कुछ पैसे हैं वो कम रह गए हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार अब पैसा लेगी। तो सरकार जो पैसा लेगी वो कैसे लेगी? तो वह क्या करेगी? तो वे क्या करती है कि कोई बॉन्ड है वो जारी करती है। सरकारी बॉन्ड वह क्या करती है? जारी करती है। तो ये ऋण साधन जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ या जी शेक भी कहा जाता है। तो अब वो कोई बॉन्ड जारी कर देगी और हम उस बॉन्ड को पर्टिकुलर टाइम तक ले सकते हैं, और जो इससे इनकम होगी वो हमें मिलेगी। बाकी का जो ब्याज है वो हमको सरकार को देना पड़ेगा। तो इसमें सरकार हमसे क्या करती है? सरकारी बॉन्ड हमें खरीदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद की कोरम की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी कोई कानून बनाया जाता है उसमें अगर लोकसभा और राज्यसभा में पार्टिकुलर अगर बहुमत नहीं आया है तो यहाँ पे राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक की यहाँ पे
घोषणा करता है और राष्ट्रपति कहता है कि लोकसभा से इतने लोग आए, राज्यसभा से इतने लोग आए। तो एक कोरम यानी कि गणपूर्ति लोगों का इतना तो होना जरूरी है, वरना हम संयुक्त बैठक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना, लोकसभा का भी 1/10 हिस्सा और राज्यसभा का भी 1/10 हिस्सा। जब लोकसभा में 550 टोटल सीट होती है तो उनका 10% कितना हो गया, 55 हो गया। और राज्यसभा में आपको देख सकते हो कि 245 होती है, तो उसका जो 10% है वो लगभग 26-27 निकल के आता है। तो 26 + 55 आप जोड़ोगे तो टोटल जो होता है ना, वो ही यहाँ पे इतना तो होना ही चाहिए। इतने लोग तो यहाँ पे यानी कि इतने तो आने ही चाहिए, तब आपकी यहाँ पे कोरम यानी कि गणपूर्ति होती है। तो 10% तो हर एक सभा से चाहिए। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट है कि अगर ये गणपूर्ति पूरी नहीं आती, यानी कि लोकसभा से कहते हैं कि 40% लोग ही आए और राज्यसभा से भी 40% ही आए, तो फिर क्या होगी, गणपूर्ति नहीं होगी। फिर इसको स्थगित कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और कुछ समय बाद में इसको क्या किया जाता है, जब पूरा कोरम बनता है उसके बाद में इसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। देखिए लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये है 84। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो संविधान में कहाँ है आरक्षण का प्रावधान। देखिए 1947 में जो संविधान था उसमें लिखा गया था लोकसभा और विधानसभा में SC और ST के लिए सीटें रिजर्व होगी। क्या होगी, रिजर्व यानी कि आरक्षित होगी। संविधान सभा ने बाद में तय किया कि SC और ST के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए होगा, लेकिन ये नियत समय पर बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 330 में, समय समय पर प्रावधान आर्टिकल 334 में मिलता है, लेकिन आर्टिकल आपको 330 याद लेना है। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। कितनी सीटें आरक्षित की गई है, 84 सीटें आरक्षित की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है कि भारत अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमेन में से किसके लेखक ने लिखा था। तो जो लिटिल वुमेन लिखा था वो आपके लुइसा में अल्कोट ने लिखा था। तो अब यहाँ पे उपन्यास होता क्या है, उपन्यास देखिए, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जन्म की काल्पनिक कथा होती है, यानी कि वास्तविक जीवन की एक कल्पना से बनाया हुआ क्या होता है, एक कथा होती है। और ये व्यक्ति किसी पर भी लिख सकता है। मान लो कि मैं मान लो कि कुछ समय बाद में जब डेथ हो गई मेरी, और मेरी डेथ होने के बाद में कोई बंदा है जिसको मेरे बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो ऐसा इंसान होगा, वो ऐसे इंसान होगा, वो ऐसा होगा, उसने ज़िंदगी में ऐसे कष्ट आए होंगे, उसने ऐसे सफलता हासिल की होगी। तो इस तरीके से मेरे पर कोई लिख रहा है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे उपन्यास। ये खुद पर भी लिखा जा सकता है काल्पनिक तरीके से। तो ये इनके प्रकार होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये था कि जो उपन्यास होता है वो वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जब उपन्यास से क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ उपन्यास लेकर आऊँगा, उनके ऑथर भी लेकर आऊँगा साथ ही साथ। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है कि इंडिया जीतेगा फ्रीडम से, आज़ादी से, तो वह है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि पंचतंत्र है विष्णु कुमार की, प्रेम वाटिका वो रसखान की है, मर्च मक्कटिकम जो इंपॉर्टेंट है शूद्रक की है, कामसूत्र जो वासियान की है, दाई बाग जो जिमुत वाहन की है, नेचुरल स्टील प्लिनी की है, और अवंती सुंदरी जो दंडी की है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्स्ट्रा भी। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से लगी है। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें कई बहुत सारे देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे भी हमने कुछ उठाया है। हर देश से कुछ कुछ उठाया है और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन एज इट इज़ नहीं उठाया है। हमने यहाँ पे कुछ चेंज भी किया है, जहाँ पे हमारे संविधान दाताओं ने को लगा कि यहाँ पे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो यहाँ पे जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है वो आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो DPS भी लिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि कल्याणकारी योजनाएं जो होती है वो DPS के अंतर्गत आती है। उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस तरीके से होता है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका से हमने सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का यहाँ पे चुनाव हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम अफ्रीका से लेंगे, और उसके बाद में सदस्यों का जो नामांकन है वो हमने आयरलैंड से लिया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ और 2 परिशिष्ट हैं। उसके बाद में 22 खंडों में यानी कि 22 भागों में ये भारत का संविधान बना हुआ है। नेक्स्ट जो आप देख सकते हो कि आज डे नंबर 3 का है, यह SSCPO, दिल्ली पुलिस, CGL और GD और MTS के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद में आता है 10 क्वेश्चन नंबर, आर्कटिक महासागर के तटीय तटों में एक साइबेरियन उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप उपतट है, इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि 1500 किलोमीटर है। आप आज बताएंगे कमेंट में कि जो भारत है उसकी जो जलीय सीमा है तो वो कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पार्टिकुलर एरिया, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में सबसे कम लोग किस जगह पर रह रहे हैं, तो आप बोलेंगे अंडमान और निकोबार में रह रहे हैं, अंडमान और निकोबार में रह रहे हैं। तो देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी हुई थी, 74.04 हुई थी। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी हुई, 82.14 हुई। महिलाओं की कितनी हुई, तो महिलाओं की 65.46 रही। उसके बाद में केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर से 93.91, और बिहार में 63.8 है जो सबसे कम साक्षरता दर देखी गई है। और मिजोरम का शेरशिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला बोला गया। तो जिला पूछे तो मिजोरम का शेरशिप जिला हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आया है नॉन स्टिक तवे पर ये परत चढ़ाई जाती है। ये तवा आप जो हम रोटियाँ सेकते हैं उसको ही बोला जाता है, और नॉन स्टिक का मतलब होता है जिस पर कोई
लकड़ी नहीं होती है उस पर किस प्रकार की यहाँ पे स्टिक यानी कि छड़ी नहीं होती है, तो उसमें किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन एथिलीन की जो परत यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है। तो निवल प्रत्यक्ष आय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है, तो मदन सिंह चौहान आप देख पा रहे होंगे, ये मदन सिंह चौहान है और ये छत्तीसगढ़ के यहाँ पे लोक सूपी गायक हो जाते हैं। उसके बाद में आता है भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के प्रतिशत के संदर्भ में यहाँ मापा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, खाने के बाद मुंह में बच्चे शर्करा को खाद्य कणों को तोड़कर अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये सही बात है, तभी तो हमारे दांत यहाँ पे अम्ल से खराब होने लग जाते हैं। टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है दांतों की सड़न को रोकता है। टूथपेस्ट अम्लीय नहीं होता है, टूथपेस्ट सारी होता है। कहते हैं ना टूथपेस्ट में नमक है, तो एक प्रकार से सारी होता है, अम्लीय नहीं होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के अंक होते हैं। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है और फिर 7 से ज़्यादा पर ये सारी माध्यम दर्शाता है। ये 5.5 है तो ये अम्लीय कैटेगरी में आता है। और जब अम्लीय कैटेगरी आएगा तो दांत हमें पता है कि हमारे टूटने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनिमल है जो कैल्शियम हाइड्रास पेटाइट से बना होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग होगा। उसके बाद में कल्याणी टू अम्मा जो आप देख रहे हैं, ये किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये क्या करती है, तो कल्याणी की जो कुटी अम्मा है वो मोहिनी अट्टम करती है। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहले राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे वो हमारे लखनऊ में किए गए थे और हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। उसके बाद में आता है 2014 में शुरू मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के समान है। तो आप बोलेंगे आयात प्रतिस्थापन नीति के समान है। उसके बाद में टेनिस को यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब चला था, तो 2014 में चला था। उसके बाद में टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है। देखिए, टेनिस कोर्ट की लंबाई जो है ना, वो 2 तरीके का टेनिस होता है। एक तो टेबल पर खेलने वाला टेनिस और एक होता है मैदान पर खेलने वाला। जब मैदान पर खेला जाता है तो ये पार्टिकुलर जो ये नेट से इतनी दूरी है ना, इसको बोलते हैं, ये होती है आपकी 39 और उधर भी 39। अब इधर कितनी होती है, ये जो वाइट दिख रहा है ना, ये इतनी होती है 27 और इधर टोटल जो होती है वो 36 होती है। ऐसा ही उधर होता है, तो ये 78 हो गई, 39 इधर 39 उधर। उसके बाद में आप देख सकते हो कि टेबल टेनिस होती है, उसमें जो ब्लेड होता है इसको बोलते हैं ब्लेड, और ये प्राकृतिक लकड़ी होती है। और स्पंज जो गेंद होती है हल्का प्लास्टिक मटेरियल। व्यास इस गेंद का कितना होता है 40 मिलीमीटर और वजन इसका होता है 2.7 ग्राम। उसके बाद में आप देख सकते हो इसका भी एरिया। उसके बाद में पर इसमें क्या होता है, टेबल टेनिस में तो एक खिलाड़ी खेलना शुरू करता है और सर्व को केवल उच्चतम 6 इंच की ऊंचाई से करना होता है। प्रत्येक खेल में 11 पॉइंट होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 सर्व दी जाती है और अब तक हर तीसरे सर्व परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आपका टेबल टेनिस और टेनिस गेम होता है। इनमें से भारतीय मानसून को आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो भारतीय जो मानसून आता है उसको जेट धाराएं भी यहाँ पे प्रभावित करती है, तिब्बती पठार भी करता है, उष्ण कटिबंधीय ITC जेट जो होता है वो भी करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। उसके बाद में आता है राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो राजा रेड्डी करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है, कथकली आपका केरल का हो जाता है, कथक आपका यूपी का हो जाता है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाता है। उसके बाद में संभवित बरामदा और कक्ष निम्न में से किस बौद्ध रचना के अंग है। तो अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी की अधिकतम 90 दिनों तक देय औसत मजदूरी का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है। तो 50% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, अपकर्षक ढलाई, बालू, हाइड्रोलिक यहाँ पे फैक्चरिंग, प्रोपेट हो गया, रत्न बनाने में उपयोग किया जाता है। तो क्वार्टजाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है 26वां क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्न में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दर्शन का वर्णन किया जाता है। तो मणिपुर में भगवान कृष्ण का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। उसके बाद मणिपुरी नृत्य करने वाले कुछ कलाकारों के नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे झावेरी, दर्शन झावेरी आ गया, गुरु बिपिन सिंह आ गया, निर्मला मेहता आ गया, चारू माथुरी आ गया, और भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप उनको पढ़ लेना। उसके बाद में आता है निम्न में से 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो जो 11वीं जो यहाँ पे राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है वो आपके यूपी ने जीती है। लेकिन इस बार देखिए 2024 था, उसमें किसने जीती, तो 2024 में आपके पंजाब ने जीत लिया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट के मायने से। और यहाँ पे किसको हराकर जीती है, तो ये इस बार उप विजेता रहा है। उप विजेता वो आपका कौन रहा है, यूपी ही रहा है, यूपी ही रहा है। बाकी हॉकी इंडिया विश्व हॉकी निकाय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH से मान्यता प्राप्त संस्था है। हॉकी इंडिया 2009 में स्टेब्लिश की गई थी, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। अब यहाँ पे मेजर जो क्वेश्चन आता है वो आता है सरफेसी अधिनियम क्या है। तो सरफेसी अधिनियम आप जानते हैं कि 2002 में आया था। क्यों आया था, तो वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूली के लिए संपत्तियों को नीलाम करने का अधिकार देता है। मान लो कि आपने किसी बैंक से रुपए लिए और बैंक ने आपसे कुछ लिया होगा, बैंक ने भी आपसे कुछ लिया होगा, लेकिन आप उसको ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए, तो बैंक क्या कर लेगा, आपका जो सामान जब्त किया था वो अब खुद कर लेगा, यानी कि अब उसको नीलाम भी कर सकता है, वह दूसरों को भी बेच सकता है। जब आप असमर्थ हो गए हो, बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हो, और तो फिर वह 2009 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आनंद मोहन बोस ने सत्येंद्र नाथ बनर्जी के साथ में मिलकर यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाद स्वरण वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, तो शेख किसने बजाया था द्वारा बजाया जाता है, तो शेख चिल्ला मौला के द्वारा बजाया जाता है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के देकर तो जाकिर हुसैन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये तबला बजाते थे और इनका भी देहांत हो गया है। तो ये 9 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। इनके पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रख्या कुरैती और माँ का नाम था बीबी बेगम। और जाकिर हुसैन को तबला वादन के लिए प्रेरणा पिता से मिली। उनके पिता अल्लाह रखवा भी तबला बजाते थे। तो 1988 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री 2000 को 1988 में पद्मश्री मिला, 2002 में इनको पद्म भूषण मिला और 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला। बाकी जाकिर हुसैन 92 में 9 और 2024 में 3 ग्रैमी पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। और 1990 में इनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। संगीत नाट्य जो पुरस्कार है वो आपका 1957 से इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद में इनको 1990 में मिला और 2006 में इनको कालिदास पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों अजंता की गुफाएं निम्नलिखित किस नदी के बाएं हैं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में हम देखें औरंगाबाद एरिया में ये मिलती है। उसके बाद में ये वाघोरा नदी के पास में है। तो 1983 में इनको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियों का उपयोग करके नदी से जुड़ी हुई है। इसमें गुफा 9 हीनयान बौद्ध धर्म का प्रदर्शन करती है। इन गुफाओं की मूर्तियाँ और अन्य संरचनाएं केवल हथौड़े और छेनी का उपयोग करके पत्थर से बनाई गई है। बड़ी एक हम कह सकते हैं कि बड़ा एक वर्क था। और यह आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अजंता गुफाओं का रखरखाव करता है। बाकी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, तो बोकारो है आपके झारखंड में। तो बोकारो झारखंड में किसके सहयोग से बना है, रूस के सहयोग से बना है। भिलाई जो है वो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से बना है, रूस के सहयोग से बना है। दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बना है। उसके बाद में राउरकेला जो है वो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बना है। झेलम जो इस्पात संयंत्र वो तमिलनाडु में है। तो ये हमारे देश ने ही बनाया है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है राजा राज प्रथम जो 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी, दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं, किस राजवंश से आते हैं। तो जो राजराज थे वो आपके चोल वंश से आते हैं, चोल डायनेस्टी से ये आते हैं। उसके बाद में दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक राजा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रकूट है उनका जो संस्थापक वो दंतिदुर्ग हो जाएगा। और जो चोल वंश है उसका विजयालय हो जाएगा। चौहान वंश है उसका वासुदेव हो जाएगा। होयसल जो वंश है उसका विष्णुवर्धन हो जाएगा। और जो चालुक्य वंश है उसका जयसिंह प्रथम यहाँ पे संस्थापक हो जाएगा। चोल वंश की बात करें तो इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की गई थी। विजयालय की राजधानी तंजौर जो थी तमिलनाडु में आपको मिलेगी। उसके बाद में विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी। और विजयालय निसुभासुदिनी देवी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों के असंगत उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य होंगे। यानी कि आपका मौलिक अधिकार है और उसके विपरीत कोई कानून बन रहा है तो फिर उसको यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 13 बोलता है। बाकी हमने मूल अधिकार यूएसए से अपनाए हैं। मूल अधिकारों की बात करें तो भाग 3 में है, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है। और यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है उनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। 14 से 18 वो समता के अधिकार बताते हैं। और 29 से 30 तक वो संस्कृति और शिक्षा अधिकार बताते हैं। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताते हैं। और 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों का स्थापना हुआ। तो पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद में खिलजी वंश आया, उसके बाद में तुगलक वंश आया, और फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। उसके बाद में यहाँ पे गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद में सैयद वंश का खिज्जर खां था और लोधी वंश का बहलोल लोधी था। तो यहाँ पे सल्तनत काल में कुछ कर लगते थे जिनमें आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़कात कर। जो ज़कात कर लगता था वो मुसलमानों से ही लिया जाता था। जो उर्स कर था वो
मुसलमानों पर लिया जाने वाला एक भूमि कर था, और जजिया था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और खराज था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। और उसके बाद में खुम्स था भूमि में गड्ढा हुआ या लूट किया हुआ धन जो सेना के काम आता था। तो यहाँ पे खराज जो भूमि वाला करी था, उर्स भी यहाँ पे भूमि वाला करी था, लेकिन जो खराज था वो गैर मुस्लिमों पर लगता था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दिल्ली संदेह भू राजस्व प्रणाली, तो यहाँ पे उर्स की तो बात ही नहीं की गई, तो राइट आंसर तो यहाँ पे खराज हो जाएगा। उसके बाद में है कि कादम्बरी के जो लेखक है वो कौन है, तो कादम्बरी के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाते हैं। बाणभट्ट आपके हर्ष जो चरित्र है, हर्ष चरित्र उसके दरबार में रहते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के चाणक्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, और मेघदूत और कुमार संभव कालिदास के द्वारा, बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा के द्वारा, और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा, होप ए लाइफ जो है वो नायपाल के द्वारा लिखी गई, और कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि निम्न में से नीति आयोग के प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना की थी। नीति आयोग आप सब जानते हैं योजना आयोग को बना कर आया था 2015 में, और जो आप कह सकते हो कि जो योजना आयोग पहले हुआ करता था वो आपका 1950 में लागू हुआ था। तो योजना आयोग बेसिकली हम योजना आयोग से ही हम पंचवर्षीय योजना लेकर आए थे। एक योजना बनाई गई थी ताकि हमारा देश है वो आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके और एक ऊंचाई शामिल कर सके, क्योंकि 1950 से पहले हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत भयंकर थी। और 1992-93 वाले में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ पे 3 रिफॉर्म लेकर आए थे ग्लोबलाइजेशन, जिनमें एक मेजर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 51-56 में आई थी, और कृषि को प्राथमिकता दे रही थी। दूसरा जो उद्योगों को प्राथमिकता दे रही थी। तीसरा जो कृषि और उद्योगों तीनों को मिक्स करके लेकर आई थी। चौथा जिसमें गरीबी की यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट था, विकास का हटाया जो था वो भी इम्पोर्टेंट था। 5वीं के अंदर गरीबी और आत्म निर्भरता का यहाँ पे हटाया हुआ था। और छठी पेंशन योजना में हमने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कौन सी कब आई थी। तो लास्ट में आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, और इनके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, इनको नीति आयोग में बदल दिया गया। समय समय में हमारी सरकार है वो नीतियाँ लेकर आती रहती है। उसके बाद में आता है वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। तो देखिए फसल उत्सव होता है, जो फसल उत्सव होता है उसमें हम फसलें काटते हैं। फसल उत्सव यहाँ पे जनवरी माह में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अलग अलग राज्यों में फसल उत्सव अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर बात करें वांगला है वो मेघालय में जाना जाता है। अच्छा, वांगला मेघालय के साथ साथ असम में भी जाना जाता है। उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जाना जाता है। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र में मेन होता है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जाना जाता है। करम है वो झारखंड में जाना जाता है। नाबना जो फसल उत्सव है वो पश्चिम बंगाल में है, और सिसु है वो केरल कर्नाटक में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो आपको 20 परमाणु क्रमांक तो आपको याद होने ही चाहिए। तो एक इधर है परमाणु क्रमांक और इधर है उनके परमाणु भार, इधर है परमाणु क्रमांक और इधर है उनके परमाणु भार। तो जैसे सबसे पहले हीलियम आता है, पहले हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, नियोन आता है, यहाँ पे सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, फिर आपका सल्फर आ गया, फिर आपका फास्फोरस आ गया, सॉरी सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, आर्गन आ गया, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 8 नंबर पर, इसलिए परमाणु क्रमांक कितना हो गया 8। लेकिन एग्जाम में पूछ लेगा कि आपका आर्गन कितने नंबर पर है, तो 18। सल्फर पूछ लेगा तो सल्फर कितने नंबर पर है, तो सल्फर आपका 16। और अगर सल्फर का परमाणु भार पूछ लेगा, यानी एटॉमिक जो मास है वो पूछ लेगा तो 32। तो ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद में आता है कि पद्मश्री पुरस्कार प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है। तो ये भरतनाट्यम करती है। मैंने बताया कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाता है, और इसमें कुछ इस तरीके की यहाँ पे पोशाक पहनी जाती है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का हो जाता है, कथक जो यूपी का हो जाता है, ओडिशा जो आपका उड़ीसा का ही है। तो यहाँ पे जो भरतनाट्यम से इम्पोर्टेंट है वो आपके यामुनी कृष्ण मूर्ति है। उसके बाद में मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कृष्णम मूर्ति मानसिंह इम्पोर्टेंट है। एस के सरोज इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अनीता
रतन नाम जो इम्पोर्टेंट है, मृणालिनी साराभाई बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ शिलालेख निम्न में किस शासक के से संबंधित है, तो रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा यह बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ पे है कि सूर्य कुमार यादव ने मतलब किस खेल से संबंधित था। आप सब जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप हुआ था और भारत वहाँ पे विजेता हो चुका है। तो भारत ने यहाँ पे विजेता प्राप्त हुई है और भारत किसको लाकर हुआ है, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अब यहाँ पे देखने की बात है कि क्रिकेट में इस बार जो सुरेश कुमार यादव है, T20 में सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने जो कैच पकड़ा भाई साहब, क्या आलीशान कैच था, उसी कैच की बदौलत हम यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 3343, जिसमें आपको बोल रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना नागपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका उसके बाद में आता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आप दोनों में जा सकते हो। इनको बोलते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक बोला जाता है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, तो यूएसए से हमने ये लिए हैं। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो यूएसएसआर जो होता था यानी कि रूस से लिए हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद में आता है कि भारत खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे प्राप्त किस विधिक घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबालकर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पादों को एक चमकदार अर्थ स्पष्ट फिनिशिंग दिया जाता है। तो कोरन स्टार्च यहाँ पे सही हो जाएगा। मक्के को बोलते हैं स्टार्च, कोरन स्टार्च इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल जो 14 है उसमें हमने ग्राम पंचायत का उल्लेख किया है। आर्टिकल 14 में हमने ग्राम पंचायतों का किया है और आर्टिकल जो 47 है उसमें हमने किया है राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाया और नशीले पेय तथा स्वास्थ्यों के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाया। उसके बाद में जो 49 है वो कहता है कि जो हमारे स्मारक हैं, स्मारक उनमें हमको संरक्षण करना है, उनको तोड़ फोड़ नहीं करनी है। और जो 51 है वो आपके यहाँ पे राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और 51 जो ए है वो आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1910 में मध्य भारत में विद्रोह शुरू हुआ, तो 1910 में आपका बस्तर का जो विद्रोह है वो शुरू हुआ। बस्तर का विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो बस्तर का विद्रोह आपको देखने को मिल सकता है कि ये हमारे जो मध्य भारत है वहाँ पे हमको देखने को मिला। और ये बिल्कुल आदिवासियों ने किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये था। 1910 में ये हुआ था। अब देखिए वारली जो हुआ था, वर्ली विद्रोह हुआ था वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुआ था, 1945 में हुआ था। और 1831 में झारखंड के कोल जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, तो यहाँ पे कोल विद्रोह इन जनजातियों ने किया था। उसके बाद में आता है कि पावना विद्रोह जो 1873-76 में पावना विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसके बाद में इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार में किस राज्य में रहते हैं, तो रोहिंग्या यहाँ पे रखाइन जो एक एरिया है म्यांमार के अंदर उसमें रहते हैं। म्यांमार के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाते हैं जिनमें हम इनके साथ में म्यांमार के साथ में हमारा देश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है वो आपके 1643 किलोमीटर हो जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है भारत में संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख है, तो यहाँ पे जो राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो 162 में डिपेंड है। उसके बाद में 17 में है कि तहत मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार दिखाए गए हैं। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 जो है उसमें राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। 162 के अंदर कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार किया गया है। और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन किया गया, तो आप देख सकते हो कि 1918 में हमने खेड़ा किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खेड़ा जो मूवमेंट हुआ वो 1918 में हुआ, खिलाफत जो मूवमेंट हुआ वो 1919 में हुआ। उसके बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ यानी कि सिविल कॉम्प्रीहेंशन मूवमेंट हुआ। और 1942 में क्विट इंडिया जो आंदोलन हुआ था, गजब के ये आंदोलन थे। हम 2 अक्टूबर को यहाँ पे क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। और गांधी जी से हम व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक कि कोई भी जो
कोई भी जो सब हमें कोई भी चीज़ पर अगर लक्ष्य करना है तो हम बिना अहिंसा के उसको करें। हम हिंसा का प्रयोग नहीं करें, हम अहिंसा से किसी भी कानून को चलाएं और सीधे जीवन जीना ही हमारे एक परम लक्ष्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के तो वैसे पूरे हो गए, अब एक नया एपिसोड आएगा, तो आपका सपोर्ट यूँ ही बना रही। थैंक यू।